पिक्चर चालू करो बे। चलिए अब आलोक जी आपकी बारी है, मोर्चा संभालिए। मतलब रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा एक दिन आएगा जब कांग्रेस केजरीवाल जी से और केजरीवाल जी कांग्रेस से हाथ मिलाएंगे। अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी किया ना, अभी बताता है। कि मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर विषय है कि किस तरह से आज जिन लोगों के राजनीतिक मतभेद थे वो भी साथ आ रहे हैं, क्योंकि केंद्र में एक वॉशिंग मशीन वाली सरकार बैठी हुई है। अब रामचंद्र जी पता नहीं वॉशिंग मशीन के बारे में तो कुछ कह के नहीं गए होंगे। उस टाइम वॉशिंग मशीन नहीं हुआ करती थी कि भाई वॉशिंग मशीन में डालो और सबको निकाल लो। डीएनए का भी उस समय पर उत्पत्ति नहीं थी, तो नीतीश कुमार जी और बिहार के डीएनए के बारे में भी प्रभु राम कुछ कह के नहीं गए होंगे। आज हालत यह है कि बीजेपी भी सवाल करती है गठबंधन पे। अपने तमाम गठबंधन के साथियों को गठबंधन से बाहर फेंक दिया। 30-30, 40-40 साल से जो लोग गठबंधन में थे वो छोड़कर चले गए, और तमाम 71,000 करोड़ वाले और वो चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग सब मोदी जी की गोद में जाकर बैठ गए। और वो लोग भी कहते हैं कि भाई क्यों गठबंधन हो रहा है। अंजना जी 89 के बाद से गठबंधन हुए और इसमें भी कोई दो राय नहीं है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो और कांग्रेस हो। हमने भी आरोप लगाए, उन्होंने भी लगाए, और उनके पास मौका भी रहा। अगर शीला जी के खिलाफ कोई केस थे तो उनको उजागर करना चाहिए था। लेकिन आज जो भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं वो तो बताएं कि उनके पास तो 2G के 1,76,000 करोड़ के घोटाले के बंडल भरे पड़े थे, एक आदमी को जेल में नहीं डाल पाए। मतलब बीजेपी भी बोलती है भ्रष्टाचार पे, बंगारू लक्ष्मण की पार्टी भी, लगता है वो छाछ तो बोले ही बोले, छलनी भी बोले जिसमें 172 छेद। आज हालत यह है कि देश के अंदर जो हालात हैं, आज ये इंपॉर्टेंट नहीं है किसने क्या कहा, कैसे कहा। आम आदमी पार्टी ने हम पर आरोप लगाए, हमने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाए, लेकिन जिस तरह की संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके जो हालत कर दी है ईडी सीबीआई की, आज ही की घटना देख लीजिए। सतपाल मलिक के यहां पर सीबीआई पहुंच गई, विसल ब्लोअर के यहां पर पूरी तरह से सब कुछ खंगाला जा रहा है, और किस तरह से आज इन्हीं के एक सांसद हैं, राज्यसभा में बैठते हैं। उनके तमाम चीजों को लेकर बीजेपी बड़े उत्साहित रहती थी कि उन्होंने गांधी फैमिली पर आरोप लगा दिए। आज वो उनकी तमाम वो चीज साफ साफ कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने देश से झूठ बोला चीन के ऊपर और तमाम चीजें, लेकिन बीजेपी उनका नाम भी लेने से डरती। और चंडीगढ़ में जो हुआ, अभी पहली बार हुआ कि कॉरपोरेशन के जो मतपत्र हैं उनकी गिनती भी सुप्रीम कोर्ट में कागजों में वो डब्बे गिने गए कि भाई किसको कितने वोट मिले, और उसके बाद भी आप किस तरह से नैतिकता की बात करते हैं। चंडीगढ़ के बाद तो बीजेपी को शर्मसार हो जाना चाहिए कि आप कर क्या रहे थे, आपने क्या किया और किसके इशारे पर हुआ। क्या वो अमित शाह जी के इशारे पर तो नहीं हुआ था? क्या अमित शाह जी पिछले चंडीगढ़ के कॉरपोरेशन के चुनाव से कुछ दिन पहले भी चंडीगढ़ तो नहीं गए थे? लेकिन कुल मिलाकर आज का जो विषय है अंजना जी, वो ये है कि किस तरह से अलायंस हो रहा है। नीतीश जी के चारों तरफ क्या कोई 2 मंत्री ऐसे तो नहीं थे जिनको ईडी सीबीआई डरा रही थी? क्या वहां पर 2 आईएएस अधिकारी फंसे तो नहीं हुए थे जिनके दबाव में सब काम हुआ? खैर, ये तो डीएनए पता चली गया होगा बिहार का, और क्या हुआ और कैसे हुआ और क्यों हुआ। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। किसके यहां पर ईडी सीबीआई, पिछले आप तमाम चुनाव उठाकर देख लीजिए, या तो पाकिस्तान की एंट्री होती है या ईडी सीबीआई की एंट्री होती है। आप देख लीजिए, बंगाल का चुनाव आया, उसके बाद से आज तक ईडी सीबीआई जाकर अभिषेक के घर पर गई हो? आप बताइए, 2019 में रॉबर्ट वाड्रा को जयपुर बुलाया गया था, उसके बाद आज तक क्या हुआ है? तो पूरी तरह से ईडी सीबीआई इनके इशारे पर काम करती है। पूरा, हम नहीं कह रहे हैं, पूरा देश कह रहा है। अब इंसान की क्या हालत हो गई है, और प्रभु राम ने क्या कहा था। अब वो वॉशिंग मशीन में कौन कौन है, मैं तो देख रहा था प्रोमो में, मैंने कहा उत्तर प्रदेश और गठबंधन की बात हो रही है, वो वैसी नहीं आए अभी तक। खैर वो आ गए, फिर मुझे निराश नहीं किया आज तक ने। लेकिन आज राजभर ने क्या क्या कहा था मोदी जी के लिए, और अमित शाह जी ने कुछ दिन पहले नीतीश के लिए क्या किया था, और कौन कौन से दरवाजे बंद हुए थे। इसलिए बीजेपी कम से कम गठबंधन पे ना बोले। बीजेपी ने पूरी देश की राजनीति को जिस तरह से विषैला, जिस तरह से द्वंद्वपूर्ण, जिस तरह से आज हालत बिगाड़े हैं, ये पूरा देश देख रहा है कि सुधांशु जी, एक छोटा सा जवाब फिर मैं प्रियंका जी के पास जाऊंगी। सोशल मीडिया पर भी आज पहरा लगाने की नई तैयारी शुरू हो गई है, वो पूरा देश देख रहा है। ठीक है, देश संकट में है। अरविंद केजरीवाल की पूरी लड़ाई ही उस आंदोलन में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ थी, और उस समय के अगर आप उनके कोट्स निकाल के देखेंगे तो सब पर भ्रष्टाचार के बहुत गंभीर आरोप उन्होंने लगाए थे। यही अंबानी का जिक्र वो भी उस वक्त करते थे। जनता को आप
मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। अंजना जी, सभी को नमस्ते। क्योंकि आपने एक ये विषय उठाया अंबानी के खिलाफ एफआईआर वाला, तो मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एफआईआर रजिस्टर की अंबानी के खिलाफ और भाजपा ने आके एसीबी छीन ली। ये हुआ था। दूसरी चीज अंजना जी, जब से इंडिया गठबंधन की बात होने लगी है तो आप देखेंगे भाजपा, प्रधानमंत्री मोदी खुद इंडिया और भारत में आपस में लड़ाई कराने लग गए शब्दों में। कितनी गंदी बात है ये। अब भी पहले मुझसे पहले बोल दिया जा चुका है ये, पर मैं फिर भी बोलूंगी। ओपी राजभर जी ने तो क्या क्या अभद्र शब्द टिप्पणियां नहीं की प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर। और आज आपने एक चीज नोटिस नहीं की कि सुधांशु जी ने, आपने स्टार्टिंग में उनसे पूछा कि क्या सीबीआई दोबारा से नोटिस भेजने वाली है अरविंद केजरीवाल जी को, सैटरडे को 41A का नोटिस क्या अरेस्ट करने वाली है। सुधांशु जी ने कोई खंडन नहीं किया इस बात का। लगातार ये अपनी एजेंसीज को मिसयूज करते हैं, मिसयूज करके ये किसी भी तरीके दबाना चाहते हैं। अब तो देखिए, वैसे भी सारे भ्रष्टाचारी जिनको प्रधानमंत्री मोदी भ्रष्टाचारी कहते थे वो जेल में नहीं है। जेल में वो लोग हैं जिनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। भ्रष्टाचारियों को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने साथ ले लिया है। चाहे वो छगन भुजबल का मामला हो, उन्होंने कहा कि छगन भुजबल करप्ट है। जैसे ही छगन भुजबल भाजपा में शामिल होते हैं, ईडी कोर्ट में बोलती है कि फाइल खो गई, केस बंद कर दो। अच्छा, भावना गावली का केस आपको याद होगा। हाँ। 5 ईडी के सम्मन आ गए थे। 5 ईडी के सम्मन के बाद वो भाजपा में शामिल हो गई, ईडी का केस ड्रॉप हो गया। तो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक लगातार सिलसिलेवार प्रियंका जी, बड़ा गंभीर आरोप है। ठीक है प्रियंका जी, पहला हमारा गंभीर आरोप है। आतिशी जी को बताना चाहिए ना कि किसने ये कहा है, ये किसकी तरफ से आया है ये। अंजना जी, इतने शातिर क्रिमिनल लोग हैं भाजपा में कि आपको लगता है वो इतनी बड़ी बेवकूफी करेंगे कि डायरेक्ट फोन कॉल करेंगे। हमने तो जब पिछली बार इनका स्टिंग करके पकड़ा भी था शेर सिंह डागर को, उसका यूट्यूब पे डाला भी था, तब क्या इन्वेस्टिगेशन हो गई। ये कोई सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज तो इनके पास है, ये एक जांच होने नहीं देते। पर मीडिया के जरिए तो खुलासा कीजिए ना। आप देखिए आदर्श स्कैम वाले घोटाले में क्या बोला, आप मीडिया के जरिए खुलासा कीजिए ना। अभी हम लोग चलाएंगे नाम, मीडिया के जरिए भी नाम तो चला सकते हैं ना आदमी का जिसने भी बात की हो। मैं आपको एक नाम दे रही हूँ, पहले ये मैं एक नाम दे रही हूँ शेर सिंह डागर का, आप चलाइए पहले, इस पे पूछिए क्या कार्रवाई हुई। आप, मैं मान जाऊंगी आपकी बात, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि प्रधानमंत्री मोदी से उनके कार्यकाल में पूछा गया था कि अगर आपको एक चीज ठीक करनी होगी, आपने क्या गलत किया, तो उन्होंने कहा कि मीडिया को कंट्रोल नहीं कर पाया। आपको ध्यान होगा ये इंटरव्यू। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो वो लगातार मीडिया भी दबाव में रहता है हम लोगों के ऊपर। तो हम डरने वाले लोग नहीं है, हम तो फाइटर लोग हैं। हम आए ही जेल, हमें भेज दो, जेल भेज दो। नाखून कटा के ना शहीद मत बनिए प्रियंका जी। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। मैं अंजना जी, अब मुझे जवाब देने दीजिएगा। मैंने आरोप मीडिया पे नहीं लगाया, मैंने बताया प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था। मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप देखिए कि अभी भी क्या हुआ था जब रिसेंटली, आपने मेरी बात को, फ्लो को तोड़ दिया। अभी रिसेंटली जब, खैर मैं दोबारा आती हूँ इस बात पर, ठीक है। पर सुधांशु जी से पूछिए कि लगातार ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे मंत्रियों के खिलाफ 1 रुपए की चवन्नी अगर नहीं मिलती, उसके बावजूद वो जेल में कैसे इतने साल से। ये बताइए, मनीष सिसोदिया जी के नाखून कटा के शहीद हुए। मनीष सिसोदिया जी के 2 साल से ऊपर हो गया, चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई और फिर भी वो जेल में। ये किस लिए हुआ है? ये लगातार कानूनों में संशोधन करते हैं। इन्होंने पीएमएलए कानून में 2018 में ऐसा संशोधन कर दिया अंजना जी कि आप किसी को भी अनंत काल तक जेल में रख सकते हैं। और तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? इन्होंने ऐसी प्रोविजंस रिवाइव की जो उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दी थी। ये बार बार असंवैधानिक काम करते हैं। कभी गवर्नर के थ्रू अपना इनको टांग अड़ाना है, कभी फंड्स रोक लेने स्टेट के, कभी इनको सौहार्द बिगाड़ना है। किसान पिट रहे हैं वहां पे बॉर्डर्स पे। आज देखिए क्या हुआ, टीचर्स पिट रहे हैं उत्तर प्रदेश में। इस बार बुलेट वर्सेस बैलेट की लड़ाई होगी अंजना जी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का डर तो आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। इतनी देर के डिबेट में सुधांशु जी सिर्फ विपक्ष की बात करते रहे, समाजवादी, कांग्रेस, केजरीवाल, सबकी बात की उन्होंने। लेकिन सत्ता में किस लिए आए थे आप? जनता ने तो आपको सत्ता दी थी कि आप आओगे तो जनता की कुछ तो बात करोगे ना, कुछ तो बताओगे कि आपने क्या क्या किया इन 10 सालों में जिससे कि आप वोट मांगो।
बेरोजगारी का बम, महंगाई का मां मिला दो तो बम आपने किया है, वो वोट के माध्यम से जनता बम फोड़ेगी, तब जाके आप सत्ता से हटेंगे, क्योंकि आप तो वही आपके पास बचा है। अरे जिनके घर शीशे के होते हैं ना, दूसरों में पत्थर नहीं फेंकते। आप जो भ्रष्टाचार की बात करते हो, परिवारवाद की बात करते हो और गठबंधन की बात करते हो, तो आपको तो याद नहीं रहता अशोक चौहान जी पे तो आप यही आरोप लगाते थे ना कि आदर्श घोटाले में थे, कि यही तो आरोप लगा रहे थे। शिवसेना के नेताओं के बारे में, उनके जो विधायक थे विधानसभा के अंदर, आपके डिप्टी सीएम क्या क्या नहीं बोलते थे, उसके बारे में अगर आपको सुनाया जाए तो आपको खुद को शर्म आ जाएगी। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। चौटाला जी परिवार के बारे में आप क्या क्या नहीं कहते थे, आज आप उनकी तारीफ करने लगे। और क्यों? क्योंकि वो आपके साथ आ गए, अब वो पाक साफ हो गए हैं, तो आपका गठबंधन पाक साफ हो जाता है जो आपके साथ आ जाते हैं। और जहां तक आप परिवारवाद की तो छोड़ दीजिए, आप तो दादी मां तक को नहीं छोड़ते। चंडीगढ़ की बात तो अभी मेरे साथी ने बताई कि कैसे लोकतंत्र को आपने लूट तंत्र में कन्वर्ट किया, और एक बार आपके मुंह से शब्द नहीं फूटता कि वो अन्याय हुआ, गलत हुआ, लोकतंत्र पे हमला था, इस तरह से बैलेट पेपर का जिस तरह से क्रॉस लगाया गया। आप भी तो बोलिए ना कि गलती थी हमारी, आप भी गलती मानिए। नहीं मानेंगे और तो छोड़िए। अरे दादी मां, देश की दादी मां से आप 30,000 रुपए ले लेते हैं, 1,30,000 का मकान देने के लिए। अगर किसी विपक्ष की घटना में हो गई होती तो अभी आप चिल्ला रहे होते, रोड पे खड़े होकर हल्ला मचा रहे होते, टीवी फोड़ के बाहर आ जाते कि देश की दादी मां के साथ अन्याय हुआ। क्या देश की दादी मां के साथ जो आपने किया, 30,000 रुपए लिए आपकी पार्टी के, आपके लोगों ने या जिन्होंने लिए, क्या ये अन्याय नहीं था? ये शर्म की बात नहीं? उस पर आप बोलेंगे नहीं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? चर्चा भी नहीं करेंगे। महिलाओं का अत्याचार आपकी सरकार में बढ़ता चला जा रहा है, एक बार आप नहीं बोलते। पहलवान महिलाओं के बारे में आप नहीं बोले। आज अच्छी बात है आप पश्चिम बंगाल की बात उठाते हैं, हम कहते हैं हाँ पश्चिम बंगाल में अगर कुछ हो रहा है तो गलत हो रहा है। आप बोलिए जो पहलवान महिलाओं के साथ अन्याय हुआ वो गलत हुआ। आप बोलिए बीएचयू की महिला के साथ जो अन्याय हुआ, बच्ची के साथ गलत हुआ, बोलिए। आप बोलेंगे नहीं? आप अंकिता भंडारी के साथ जो हुआ गलत हुआ, बोलिए। आप नहीं बोलेंगे क्योंकि आपको बोलना नहीं। आपको किस पे बोलना है? आपको बोलना है विपक्ष पे। तो विपक्ष पे बोलने के लिए आपको नहीं चुना गया था। आप अपना काम गिनाइए, 10 साल की रिपोर्ट दीजिए, जनता के सामने रखिए। हम तो आप विपक्ष में रहने के बाद अपनी रिपोर्ट देते हैं। और सुनिए, ये गठबंधन सत्ता के लालच में नहीं है, जैसे बीजेपी सत्ता के लालच में गठबंधन कर रही है। ये गठबंधन राष्ट्र के मुद्दों पे हुआ है। हमारे वैचारिक मतभेद हैं, हमारी पार्टियां अलग अलग हैं, लेकिन राष्ट्र का लोकतंत्र बचाना जरूरी है, जो चंडीगढ़ में देखा गया है। राष्ट्र के अंदर में भ्रष्टाचार जिस तरह से आपने बढ़ाया है, भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लेके आपने सदाचारी बनाया है, उसके खिलाफ यह गठबंधन है। यह गठबंधन देश को बचाने के लिए, महंगाई बेरोजगारी से, किसान जिस तरह से धरने पे बैठा है, जिस तरह से किसान की मौत हुई है, जिस तरह से किसान पे आंसू को छोड़े जा रहे, उन किसान का अधिकार दिलाने के लिए गठबंधन है। आपके लिए हो सकता है सत्ता का गठबंधन, हमारे लिए देश को बचाने का गठबंधन है, देश के मुद्दों पे गठबंधन है। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। शायद गलती से आज तक ने, आलोक जी नहीं, शायद गलती से आज तक ने अरविंद वाजपेयी जी के नीचे प्रवक्ता एलजेपी लिख दिया। ये प्रवक्ता बीजेपी लिखा जाना चाहिए था। अपनी पार्टी का नाम तक जो लोग नहीं लेते हैं, अपनी पार्टी के झोपड़ी को बचाने में जो सांसद अपने बीजेपी तोड़ के ले गई, इनके 5 में से 4 सांसद, वो भी आज मोदी नामा पढ़ रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य है भाई। थोड़ा सा तय कर लें वाजपेयी साहब कि मतलब इस उम्र में भी जाके मौसम वैज्ञानिक नहीं बन पाए। आपके गुरु तो बहुत अच्छे मौसम वैज्ञानिक थे। खैर मैं उस पर नहीं जाऊंगा, वापस आता हूं मैं मुद्दे पर। सवाल तो सुनिए, आपने उन पर टिप्पणी की, लेकिन अब सवाल सुनिए। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल जी। आपने कहा कि वो मोदी नामा पढ़ रहे हैं। ऐसे मोदी नामा पढ़ने वाले देश में बहुत सारे लोग हैं। आपके साथ मैं हूं, अंजना हो अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। देखिए, मोदी जी को रोकने की कोई बात नहीं है। हम तो मोदी जी की पॉलिसीज से पहले भी नाराज थे, आज भी नाराज हैं और आगे भी नाराज रहेंगे। अगर उनकी कोई पॉलिसी गलत होगी तो सबको मिलने के लिए आज देश को अगर बचाना पड़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और जो आप कह रहे हैं कि भाई मोदी नामा पढ़ने वाले बहुत लोग हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। राजस्थान के चुनाव में बहुत लोगों ने मोदी नामा पढ़ा और लाल डायरी ढूंढते रह गए। मैं तो कहता हूं मीडिया के साथी भी बहुत लोग लाल डायरी ढूंढ रहे थे, कोटा से लेकर जयपुर से लेकर उदयपुर तक। एक शो और लाल डायरी पे भी होना चाहिए, वो लाल डायरी मिली कि नहीं मिली। तो मोदी नामा पढ़ने वाले बहुत लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आप ही के लोग छीन के ले गए थे विधानसभा से। बात है मुझे आज शर्मा जी लाल डायरी आप ही के लोग विधानसभा से छीन के ले गए थे। मैं वही कह रहा हूँ ना, अब तो उनकी सरकार है। ये मैं मोदी जी का भाषण एमएसपी पे सुनवा रहा हूँ, मीडिया के साथी तो चलाते नहीं है ना। और वो वाजपेयी जी को मैं भेज दूंगा, सुन लेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि मोदी जी के वो कहावत है ना कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं।
लेकिन दुर्भाग्य यह है कि लाल डायरी अगर चली गई थी तो अंजना जी एक शो तो लाल डायरी पे बनता है। आज तो आपने लाल ड्रेस भी पहनी हुई है कि वे राजस्थान में, ठीक है वो लाल डायरी चली गई, 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ, एक शो तो उस पर भी बनता है कि गजब बेइज्जती है। आप कीजिए ना शो उसके ऊपर। ये इमोशनल कार्ड में नहीं खेलता हूं मैं, केवल ये कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर एनडीए के अंदर क्या वहां पर गठबंधन हो गया है? क्या यूपी में एनडीए का गठबंधन हो गया है? क्या बिहार में सीट शेयरिंग हो गया है? उसके ऊपर एक शो कीजिए ना। अब्बा नहीं मानेंगे। देखिए अंजना जी, क्रेडिबिलिटी बनती है कामों से, लेकिन कामों की कोई बात ही नहीं करता है। क्रेडिबिलिटी मोदी जी से पूछिए ना, 35 रुपए लीटर और 35 रुपए का डॉलर और तमाम चीजें तो हो गई होंगी। एक यूपी के अंदर डबल इंजन की सरकार चल रही है और डबल इंजन की सरकार में 50,000 वैकेंसी के लिए 70 लाख बच्चा सड़कों पर रहता है। यही क्रेडिबिलिटी बची है ना। और उसके बाद पेपर लीक हो जाता है और राजस्थान में पूरा हिंदुस्तान का मीडिया हमसे पूछ रहा था पेपर लीक पर क्या किया। हमने तो कानून भी बनाया। उत्तर प्रदेश में अभी 4 दिन पहले पेपर लीक हुआ, किसी हिंदुस्तान के चैनल ने उसके ऊपर एक डिबेट की हो तो बता दीजिए। तो क्रेडिबिलिटी किस किस की कितनी बची है ये देश देख रहा है।